मध्य प्रदेश के एक ज़िला है ग्वालियर और ग्वालियर के अंदर ही एक अनाथालय होता है। बात कर रहा हूँ साल 2004 की। वन विभाग से डिप्टी रेंजर और उनकी पत्नी उनकी ख्वाहिश थी कि एक बच्चे को गोद ले, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की कोई औलाद नहीं थी। वो जाते हैं अनाथालय और जाने के बाद काफ़ी देर तक बच्चों के बीच वो वक्त बिताते हैं। इसी बीच में एक अनाथालय से जुड़े हुए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि हमें एक बालक गोद लेना है, आप हमें सजेस्ट करिए, सुझाव दीजिए कि हमें किस तरह का बच्चा दे। लेकिन इसी बीच में 3 साल का एक बालक कुछ सामान लेकर आता है और बड़े अदब और एतराज़ से के साथ वो बच्चा सामान देता है। तभी उस अनाथालय के कर्मचारी की नज़र उस बच्चे पे पड़ती है। वो कहता है कि साहब देखो, ये जो बच्चा है वो 3 साल का है, लेकिन इसका दिमाग इतना ज़हीन है, इतना बढ़िया है कि अगर इसको मौका मिले, अवसर मिले तो देखना ये कल को कलेक्टर बन दिखाएगा। जब ये बात सुनते हैं तो वन अधिकारी, उसकी पत्नी तो बड़ा अच्छा लगता है, खुश होते हैं, क्योंकि बच्चा भी देखने में बड़ा अच्छा सुंदर था। तब उन्होंने कहा कि हाँ, अगर हम इस बच्चे को ले लें तो बोले साहब ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। वैसे भी आप इतने अच्छे हैं, पैसे वाले, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप ही ले जाओ। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है उस बच्चे को लेने के लिए कागजी कार्रवाई होती है, वो कागजी कार्रवाई पूरी कर दी जाती है और उस बच्चे को यानी उस बालक को लेकर वो वन अधिकारी साथ ही उसकी पत्नी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। 21 साल का समय बीत जाता है और 21 साल के बाद उसी बालक को अदालत यह सज़ा सुनाती है कि इसको तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। दरअसल अदालत के खासकर विशेष न्यायालय को, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी धर्मों का हवाला देते हुए तब उस लड़के को फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी, आज की इस कहानी के माध्यम से यह जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं आपका भाई कैलाश कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला शिवपुर, और यह सोपुर का ये कॉलोनी है सिटी कोतवाली, और सिटी कोतवाली का एक इलाका है रेलवे स्टेशन कॉलोनी। दरअसल यहाँ के रहने वाले एक लड़का का नाम, इसका नाम होता है दीपक पचौरी होता है, जो कि दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसने अपने पिता को एक वादा कहता है कि मैं कलेक्टर बन के दिखाऊँगा, कलेक्टर नहीं तो एसएसपी तो पक्का बन के दिखाऊँगा। तो वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। मेहनत करने वाली बात भी थी, क्योंकि उसने हाई स्कूल के जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें 90% से ज़्यादा मार्क्स लेके आया था और 12वीं क्लास में उसके 94% उसके नंबर थे। वाकई तो बहुत होशियार था। और 5 मई 2024 की ये बात है, वो दिल्ली से अपने घर आया हुआ था। घर में उसकी सिर्फ माँ रहती है, लेकिन पिताजी उसकी मौत हो चुकी है। वो ड्यूटी रेंजर के पद से रिटायर्ड हो चुके हैं। इस साल 2021 की ये बात है। उनकी अचानक से मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद में यहाँ माँ और बेटा रहते हैं। माँ ने भी ये कहा अपने बेटे से कि बेटा तुम एक काम करो, तुम दिल्ली चले जाओ, वहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी 5 मई 2024 को जब वापस लौट कर आता है, खाना वाना खाता है, आराम से सो जाता है। अगला दिन निकलता है, उसकी माँ उठती है, उठकर कहती है कि बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ और तुम उठ जाओ तो नाश्ता वगैरह कर लेना, मैंने पूरी तैयारी कर दी है। जैसे ही माँ यह बात कह के जाती है तो 68 साल की उनकी उम्र है, 68 ईयर यानी, और उनका नाम है उषा देवी। जैसे ही वो माँ वहाँ से निकलती है, लेकिन निकलने के बाद वो लड़का देर तक सोता रहता है। जब देर तक सोता रहता है, उठता ही नहीं है। आखिरकार उसकी आंख जब 12:30 के आसपास खुलती है, घड़ी देखता है, कहता है कि बहुत टाइम हो गया है, लेकिन माँ नहीं दिखाई दे रही है। तभी पड़ोस जाता है और पड़ोस में जाने के बाद में राम बाबू रहते हैं, उनसे जाकर कहता है कि अंकल जी सुबह माँ मंदिर जाने के लिए निकली थी, लेकिन अभी वापस लौट कर नहीं आई है, क्या आपने देखा है उन्हें? क्योंकि इस घर में उसकी माँ का आना जाना कुछ ज़्यादा होता था। पास में ही और घर है, और दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे, पांचों, आसपास के जितने भी घर होते हैं हर घर में जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है और उनकी माँ को पूछता है। पूरी कहानी बयां करता है कि माँ सुबह उठी थी, मंदिर जाने के लिए गई थी, उसके बाद मैं सोता रह गया और मैंने देखा तो माँ मिल नहीं रही। ऐसे करते करते शाम हो जाती है, लेकिन माँ लौट कर वापस नहीं आती है। माँ के पास जो मोबाइल नंबर था वो भी स्विच ऑफ हो रहा था। आखिरकार ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, उसकी यह समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते रात हो जाती है, लेकिन रात होते होते उसने आसपास के जितने भी रिश्तेदार थे, हर रिश्तेदार को इस बात की इतला कर दी थी कि माँ को अचानक से लापता हो गई है और उसको कहीं मिल नहीं रही है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैंने ढूंढा नहीं है? ग्वालियर में उसके मामा रहते हैं। मामा अशोक को भी फ़ोन करके कहता है कि मामा जी का माँ का पता चल नहीं पा रहा है, क्या आपके पास आई है? जब इतनी सी बात पूछी जाती है तो मामा कहते हैं कि यहाँ तो नहीं आई है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो वापस लौट कर आ जाएगी, टेंशन मत लेना। इस तरह की बात समझाई जाती है। लड़का इंतज़ार करता रहता है और एक डायरी उसके पास रहती है जो हमेशा अपडेट करता है। डायरी के पन्नों में लिख रहा था और लिखते लिखते, रोते रोते उसने लिखा, माँ तुम कहाँ चली गई हो, वापस लौट कर कब आओगी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस तरह की बातें लिखी थी। उसके बाद दिन निकलता है, फिर पड़ोसियों के पास जाता है और सबसे कहता है कि माँ को ढूंढवा दो, मदद करो। अब अड़ोस पड़ोस के लोग भी मदद करने लगते हैं। 7 तारीख की बात है, 7 मई 2024 की।
पूरा दिन माँ को ढूंढा जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती है। फिर भी इंतज़ार किया जाता है। 7 तारीख की रात भी निकल जाती है। अब ये 8 मई 2024 के दिन निकल कर आता है। अब चचेरा भाई जिसका नाम संजय होता है, मामा यानी कि अशोक की सीधा कोतवाली पहुंच जाते हैं और कोतवाली जाने के बाद बताते हैं कि इस तरह से उनका उषा देवी है, नाम है, उम्र जिनकी लगभग 68 ईयर के आसपास की उम्र है, उनका कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है। वो मंदिर जाने के लिए निकली थी। तब उस लड़के से पूछा जाता है कि तुमने उन्हें कब देखा, कैसे देखा। तो इस तरह की जब बातें पूछी जाती है तो उसे नॉर्मली जवाब दे दिया और पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली। जैसे ही पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करी, पुलिस ने कहा कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा देंगे ढूंढने में। आखिरकार ये जो उसका चचेरा भाई है संजय, उसका मामा है अशोक और दीपक पचौरी थाने जैसे ही निकलते हैं, अचानक ही संजय वापस थाने में जाता है और एसएसओ के पास जाने के बाद कहता है कि साहब देख लेना, आप इस लड़के पर नज़र रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि इस लड़के ने कुछ ना कुछ हालमेल ज़रूर किया है। इतना कहता है, पुलिस वाले ने तुरंत उसको पकड़ लिया। किस तरह की बातें कर रहे हो, अरे उसकी माँ प्रेस गायब हो गई है, गुमशुदा हो गई है, वो ढूंढ रहा है और उसके बावजूद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। वो कहता है कि साहब ये रात 10:30 बजे के आसपास के पास आया था। 6 मई 2024 को रात 10:30 बजे मेरे पास आता है और मेरे घर सीधा घर जाता है। घर जाने के बाद देखता है कि पूरे घर में जितने भी कमरे हैं सब में ताले लगे हुए हैं। मैंने पूछा कि ताले क्यों लगे हुए हैं, तो वो कहता है कि चाबी तो माँ के पास है, माँ लेके चली गई। तो बोले उसमें क्या नई बातें हैं। बोले अगले दिन सुबह को फिर मैं जाता हूँ ढूंढने के लिए कि आखिरकार घर जाता है तो पूछने के लिए, तो देखता हूँ कि सारे घरों में जो दरवाजे थे वो खुले हुए थे। इससे पूछा जाता है तो यह कह रहा था कि मैंने नई चाबी बनवा ली। और बड़ा अजीब सी बात है, इत्तेफाक की बात है कि रात में 10:30 बजे गया हूँ, अभी सुबह दिन निकलता है, रात में आखिरकार चाबी बनाकर कौन दे देगा। तभी पुलिस के लिए भी दिमाग में एक बत्ती जलने जैसी स्थिति थी। आखिरकार पुलिस ने कहा कि ठीक है, तुम अपने घर जाओ, हम अपने हिसाब से बातचीत करते हैं। तुरंत ही दीपक पचौरी को वापस बुला लिया कि अब आओ, तुमसे कुछ बातचीत करनी है। पूछताछ करते हैं। उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी माँ को कहाँ देखा था, तो उसने कहा कि वो मंदिर जाने के लिए निकली थी। कुछ ही देर बाद कहने लगता है कि साहब हाँ, मैंने सुना था कि वो हॉस्पिटल भी गई थी। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि हॉस्पिटल गई थी, किस टाइम गई थी, टाइमिंग बताइए। जब टाइमिंग बताने वाली बात आती है तो वो टाइमिंग बताता है। तभी एक सिपाही से कहा जाता है कि सीधा हॉस्पिटल जाना। हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ जो लोग सीसीटीवी कैमरे हैं, उन सीसीटीवी कैमरे में देखना कि इस टाइम क्या उसकी माँ वहाँ पहुँची थी या नहीं पहुँची थी, तो क्या ये माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल गया था कि नहीं गया था। तभी जब उसने कहा जाता है कि तुम सीसीटीवी कैमरे में तो आ ही गए होंगे, उसने कहा साहब मैं अंदर नहीं गया था, मैं तो सिर्फ बाहर से ही लौट के आ गया। बोले बाहर से जब तुम लौट कर आ गए थे तो आखिरकार अंदर के बारे में कैसे तुम्हें पता कि माँ तुम्हारी यहाँ गई थी कि नहीं गई थी। पुलिस ने फिर उसे सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया। तब उसे चौंकाने वाली बात बतानी शुरू कर दी। दरअसल वह बताता है कि जब उसके पिताजी ख़त्म हो गए थे साल 2021 में, तो उससे पहले ही उन्होंने अपने नाम पर एक एफडी बनाई थी, जिसकी एफडी की वो कीमत थी वो लगभग 1,68,05,000। यानी कुल मिलाकर उसमें जो नॉमिनी बनाया हुआ था उस बेटे को ही बनाया था। अगर उसके पिताजी को कुछ हो जाता है तो उनके मरणोपरांत यह एफडी उस लड़के को मिल जाएगी। आखिरकार जो अचानक ही उनकी मौत हो जाती है, जो नेचुरली मौत थी, वो मौत होने के बाद एफडी के पैसे थे, लगभग जो पैसे थे उनके लड़के के हाथ में लग जाते हैं और यह लड़का उन पैसों को अपने कब्जे में ले लेता है और कुछ पैसों से वो शौक मज़े करता है। जितना शौक कर सकता था, जो चीज़ें खरीद सकता था, ले सकता था, खाने पीने की हो, पहनने की हो, तो कुछ लाखों रुपयों के झटकों में उसने खर्च कर दिए। बाकी के जो उसके पास पैसे बचे थे, उसने सोचा कि क्यों ना आए पैसे अगर शेयर मार्केट में लगाए जाए तो ये डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, ज़्यादा पैसे हो जाएगा, वह अमीर बन जाएगा। अब वो इतना ज़हीन दिमाग का था कि उसका हाई स्कूल में 90% मार्क्स थे और इंटर में 94% मार्क्स ज़्यादा थे और ऐसे ही ग्रेजुएशन में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। इसी तरह से ज़हीन दिमाग था। बहुत मोटा पैसा उसके जब हाथ लगा, उसके दिमाग में बिल्कुल जो था सही दिशा की बजाय गलत दिशा में चला जाता है। आखिरकार वक्त बीत जाता है और उसके पास धीरे धीरे करके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि ग्रेजुएशन करने के बाद उसने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली ज़रूर चला जाता है, लेकिन दिल्ली में रहते हुए उसे नशे की आदत लग जाती है। और वह ऐसे कौन सी आदत थी जो उस लड़के को नहीं लगी थी। दीपक पचौरी पढ़ाई लिखाई से दूर रहते हुए अभी गलत सलत आदतों में पड़ जाता है। बार बार वह अपनी माँ से पैसे मांगता था और माँ से पैसा देने से साफ इनकार कर देती थी। माँ के पास इतने लाखों नकदी थे, साथ ही लगभग 8 लाख के उसके पास जेवर थे और कुछ 5-7 लाख माँ के नाम पर एफडी थी। उसने कहा माँ इतना सारा पैसा तो तुम्हारे पास है, अगर तुम मुझे दे दोगी तो क्या तुम्हारा जाएगा। माँ कहती थी कि जब तुमने अपने पिता के इतने जो एफडी बेकार कर दिए तो तुम मेरे पैसों को भी बर्बाद कर दोगे पढ़ाई लिखाई के लिए, हारी बीमारी के लिए। अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत तो मिलेंगे, लेकिन वैसे पैसे नहीं मिलेंगे। आखिरकार इस बात को देखते हुए माँ और बेटे में भी झगड़ा होता था। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह थी कि ये घर है
और रसोई दो थी, बेटे की रसोई अलग थी, माँ की रसोई अलग थी। माँ अपने लिए खाना बनाती थी, बेटा अपने लिए खाना बनाया करता था। जब जब अपने घर रहता था और इसी बात को देखते देखते कब दोनों के बीच में इतना गैप हो जाता है, खाई हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को मिलना जुलना बात करना भी पसंद नहीं करते थे। और हद तो तब हो जाती है जब यह दिल्ली से वापस लौट कर आता है तो उसकी ख्वाहिश ये थी कि इसे पैसे ही लेने हैं। यह तारीख 6 मई 2024 को उसने कहा कि माँ मंदिर गई थी। माँ मंदिर नहीं गई थी बल्कि माँ नहा के तैयार होकर छत पर एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था, उसी में वो पानी डालने के लिए गई थी, उनकी तुलसी की पूजा करने के लिए गई थी। जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ती है वो लगभग वो छत के पास तब तक पहुंच चुकी थी। यह पहले से ही छत पर था। इसने बहुत तेज़ी के साथ अपनी माँ को धक्का दिया था। बताया जाता है कि उसने लात मारी थी। जैसे ही माँ को लात मारी थी वह सीढ़ी से लुढ़कती नीचे आती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है, लेकिन यह रुकता नहीं है, थकता नहीं है और नीचे भाग कर आता है। इसके पास एक लोहे की रोड होती है और लोहे की रोड अपनी माँ को एक के बाद एक बार मारता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद अभी मरी नहीं है, इसलिए उन्हें की साड़ी के पल्लू से अपनी माँ को तब तक गला घोंटता जब तक उनके माँ के प्राण नहीं निकल जाते। माँ तो मर जाती है, लेकिन अब माँ को ठिकाने कैसे लगें, बस यही सोच रहा था। काफ़ी देर तक दिमाग लगाता रहता है, पास में बैठता है कि क्या करूँ, कैसे मारूं, कैसे ठिकाना लूँ। तो ये दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाते लगाते आखिरकार उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना उसको बाथरूम के अंदर ही गाड़ दिया जाए। यदि उसे बाथरूम के अंदर गाड़ेगा, गड्ढा खोदेगा तो जाहिर सी बात है आसपास में आवाज़ पहुंचेगी और आवाज़ पहुंचेगी तो पता चल जाएगा। लेकिन उसने मेरी माँ की लाश को उठाया, बाथरूम में लेके गया, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ब्लड भी बह रहा था और जहाँ जहाँ से ब्लड के निशान थे सब निशानों को वह साफ़ कर देता है। क्लीन करने के बाद बाथरूम में रखता है और बाथरूम में रखने के बाद ईंटों का इंतज़ाम करता है। ईंटों का इंतज़ाम करने के बाद उसके अपनी माँ को पर्स पर रख के ही चारों तरफ से ईंटें लगा देता है और ईंटें लगाने के बाद सीधा बाज़ार जाता है, सीमेंट का इंतज़ाम करता है, रेत का इंतज़ाम करता है, बदरपुट का इंतज़ाम करता है और सारा इंतज़ाम करने के बाद उसने घोलता है। घोलने के बाद जो ईंटें लगाई थी बीच में से उसने अपनी माँ को लेटा दिया था। तो एक सीढ़ी नुमा टाइप का उसमें जैसे कब्र होती है उसका ऊपर का हिस्सा होता है, ऐसे वो उसको अपनी माँ को चिन देता है। चिनने के बाद उसको भी कुछ प्लान कर देता है और प्लान करने के बाद फिर घर से निकलता है यह कहकर कि मेरी माँ गायब हो चुकी है। वो उसका कहीं अता पता नहीं चला है। रोने की एक्टिंग करता है। कहीं कभी चचेरा भाई को कोई नई कहानी सुना रहा था, कभी पड़ोस राम बाबू को नई कहानी सुना रहा था, तो कभी अपनी मामा को ग्वालियर में फ़ोन करके एक नई कहानी सुना रहा था और आसपास के लोगों से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, इस तरह की बातें थी। लेकिन वो झूठ था, वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका, चल नहीं सका। चचेरे भाई ने उसकी हरकतों को पहचान लिया था, क्योंकि वो अपना मोबाइल किसी को देती ही नहीं थी और साथ ही वो अपने घर की चाबियाँ भी किसी को नहीं देती थी। चाबी भी उसी के पास थी। पहले ताला लग जाता है और फिर ताला खुल भी जाता है और ऐसे बिना किसी मकसद के, बिना किसी परेशानी के पुलिस ने आखिरकार उस जगह का तलाश लिया। जब तोड़ा गया तो वाकई में वहाँ से लाश मिल जाती है। लाश को कब्जे में लेकर पुलिस वालों पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और जैसे उसने बताया ठीक वैसा ही होता। उसी जगह पर एक रोड भी मिलती है जिस रोड से उसको मारा था। और साथ ही जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, एफआईआर दर्ज होती है 302/2001 में। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला चार्जशीट लगाने के बाद कोर्ट में अदालत पहुंच जाता है। दोनों वकील आपस में जय करते हैं और जय करने के बाद पूरी कहानी बयां करते हैं और 23 जुलाई 2025 को अदालत की तरफ से शिवपुर को विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश LD सोलंकी हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सभी धर्मों का हवाला देते हुए जो माँ का भाव बताते हैं। आखिरकार सभी धर्मों को जो माँ का कितना बड़ा दर्जा दिया गया है, माँ को दर्जा देते हुए पूरी कहानी बयां करते हैं और कहते हैं कि ऐसे बालक को जो 3 साल से अनाथालय में मौजूद था, उसको एक माँ और बाप की ज़रूरत थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डिप्टी रेजिडेंट जो वन विभाग के अधिकारी थे वो अपनी पत्नी को लेकर जाते हैं। उस बच्चे को घर के इसलिए लेके आए थे ताकि उसके अच्छे से परवरिश कर सके और वाकई में उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस लड़के ने न जाने क्या ऐसा किया। अगर ऐसा किया तो समाज में ये गलत मैसेज आएगा। कोई भी आदमी, कोई भी इंसान किसी भी दूसरे बच्चों को लेने से पहले हज़ारों बार सोचेगा। इसलिए इस अपराधी को, इस आरोपी को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है और इसे तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए तब इसके प्राण ना निकल जाए। बस ये खबरें अदालत अखबारों में जब प्रकाशित होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी ज़िंदगी बनाई थी दरअसल उसी ने ही ज़िंदगी छीन ली। दोस्तों, जाते जाते बाराबंकी के हमारे जो प्रवीण भाई, आज इनका जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों के नाम लेने की अपील की तो वो मैं नाम ले लिया हूँ और आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।